दोस्तों आज का टॉपिक मुझे रात को सोने नहीं देता है। ये बहुत बहुत गहरी चिंता का विषय है और ये मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाता है। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी या बच्चों में मोटापे की। हाँ दोस्तों, चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। जब आपका बच्चा मोटा होता है या आपके घर में चाइल्डहुड ओबेसिटी आती है तो ये आपके पूरे फैमिली को अंदर से खोखला बना देता है। ये सिर्फ आपके बच्चे को नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपकी सोसाइटी को नहीं, बल्कि हमारे देश को अंदर से खोखला बना रहा है। लेकिन क्यों? अगर आप देखेंगे तो इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की टॉप 3 टॉप 4 इकोनॉमीज में है। मेरे एक्स बॉस राकेश झुंझुनवाला का सपना था कि 25 साल में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगा। उनका ये मानना था कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे बच्चों का। हमारी एवरेज एज इंडिया की 27 साल है। इसकी वजह से इंडिया सुपर पावर जरूर बनेगा और मेरा भी ये मानना है कि हम वर्ल्ड का सुपर पावर बनेंगे, लेकिन अंदर से हम खोखले होंगे। खोखले इसलिए होंगे क्योंकि ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, ये जो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, ये इंडिया को ले डूबेगा। क्या मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ? क्या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? दोस्तों, आज इंडिया में 50 करोड़ बच्चे ओवरवेट है 19 साल के कम उम्र के। 15 साल के कम उम्र में 42 करोड़ 42 करोड़ इंडियन किड्स आर ईदर ओवरवेट और दे आर ओबीस। Why is this so important? क्योंकि ये मोटे हुए किसी वजह से, उनकी हैबिट्स की वजह से। और दोस्तों, मैंने जेम्स क्लियर की एक किताब पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स। इसमें बहुत इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ की कि बैड हैबिट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। इट इज़ ईजी टू मेक गुड हैबिट्स बट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बैड हैबिट्स। अगर आज 3, 5, 7, 10 साल के बच्चे में मोटापा दिख रहा है तो आगे जाके ये बच्चे डायबिटिक भी होंगे। अगर उनको ओबेसिटी डायबिटीज़ है तो फिर उनको हाइपरटेंशन भी होगा। अगर ये 3 हो गए तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जल्दी मरेंगे। उनके हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, लिवर डैमेज हो जाएगा। ओबेसिटी 13 डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स को एक्सेलरेट करती है। दोस्तों, हम सुपर पावर हो भी गए तो क्या फ़ायदा अगर हमारा पॉपुलेशन डिजीज्ड है। और इस सब की शुरुआत होती है ओबेसिटी से, मोटापे से। एक स्टडी की गई थी कि अगर आप 4 साल के कम उम्र के और अगर आप मोटे हैं तो बड़े होके भी आप मोटे ही रहेंगे। दूसरा, अगर आप मोटे हैं तो आप कम जिएंगे। तीसरा, अगर आप मोटे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। चौथे, अगर आप मोटे हैं और आगे जाके आपको डायबिटीज़ या और कोई डिजीजेस होते हैं तो वर्ल्ड के बेस्ट अवेलेबल ड्रग्स भी आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर आप शांति से सोचेंगे तो ये 4 चीज मुझे जड़ से हिला देती है किस तरफ बढ़ रहा है मेरा देश। लेकिन आज मैंने ये सब्जेक्ट आपके साथ क्यों डिस्कस करने के लिए चुना? क्योंकि पिछले 15 दिन में मेरे 3 दोस्त मेरे से मिलने आए और ये तीनों के बच्चे, एक 10 साल, एक 12 साल और एक 15 साल, 2 लड़के और एक लड़कियां, ये तीनों डायबिटिक हो गए थे इस उम्र में। उनके डॉक्टर ने उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए। ये मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स हैं दोस्तों। ये बच्चों को मैंने बड़े होते हुए देखा है। मेरे दोस्तों की पीड़ा देखते हुए मुझे लगा इस सब्जेक्ट के ऊपर ना जस्ट मुझे रिसर्च भी करना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी आवाज़ भी उठानी चाहिए। दोस्तों, मेरे लिए चाइल्डहुड ओबेसिटी पर्सनल है। इसीलिए आज जब मैं आपसे बात करूंगा, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्री होऊंगा, फ्लेयर अप होऊंगा, मैं कहीं पर चिल्लाऊंगा तो मुझे दोस्तों माफ़ करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में क्यों हम ओबेसिटी को डिजीज डिक्लेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज डिजीज है, ओबेसिटी भी डिजीज है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में 1948 में ओबेसिटी को एक डिजीज माना गया था, लेकिन वर्ल्ड ने उसको डिजीज नहीं माना, उसको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर माना। जब आप उसको डिजीज नहीं और एक रिस्क फैक्टर बोलते हैं, आपको पता ही नहीं है उसे इवैल्यूएट कैसे करें। लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। 1997 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओबेसिटी को एज अ डिजीज रिकॉग्नाइज किया। फिर भी मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने उसे डिजीज नहीं माना। 2023 में यूरोपियन कमीशन ने ओबेसिटी को एज अ डिजीज रिकॉग्नाइज किया, नॉट एज अ रिस्क फैक्टर। इंडिया में अभी भी हमने ओबेसिटी को एक डिजीज नहीं डिक्लेयर किया है। आज भी इंडिया में
हम इसे एक रिस्क फैक्टर देखते हैं। मेरा एक निवेदन है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, सर प्लीज इंडिया में ओबेसिटी को आप एक डिजीज घोषित करिए। हाल ही के नेशनल गेम्स में प्राइम मिनिस्टर सर आपने ओबेसिटी को अटैक किया, मोटापे को अटैक किया। आपने बोला हमें मोटापा कम करना है, हमारे देशवासियों को मोटापे से बचना है। आपने ये भी बोला 10% तेल कम करिए। प्राइम मिनिस्टर सर और मुझे 2 फेवर करिए, अगले बार जब आप मोटापे की बात करिए, बचपन में जो मोटापे है उसे भी मेन स्ट्रीम में लाइए, उसकी भी बात करें। और दूसरा, प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर सर ओबेसिटी को इंडिया में डिजीज़ डिक्लेयर करिए, क्योंकि जब आप इसे डिजीज़ डिक्लेयर करेंगे पूरा देश जागरूक हो जाएगा, पूरे नेशन में इसकी अवेयरनेस होगी। अभी भी हमारे देशवासी ओबेसिटी को सिर्फ एक रिस्क फैक्टर समझते हैं, डिजीज नहीं समझते। इंडिया में दोस्तों और एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ डेटा बहुत वीक है, क्योंकि हम बहुत पॉपुलर स्टेट है तो डेटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। कितना बड़ा चाइल्डहुड मोटापा है, कितनी जोर से ये पेनिट्रेट कर रहा है। 2-3 स्टडीज हुई थी, एक मेटा एनालिसिस हुआ था 21 स्टडियों का 2003 से लेकर 2023 के बीच में, जहाँ करीबन 1,90,000 बच्चों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जब इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उन्हें मिला कम से कम 21% बच्चे मोटे थे या ओबीस थे। यहाँ उनको मिला कि मेल बच्चे फीमेल बच्चों से ज्यादा मोटे थे। मैक्स हेल्थ केयर ने जब दिल्ली में और उसके सबर्ब्स में एक स्टडी की तो उन्हें पता चला 40% बच्चे 5 से 9 साल, 10 से 14 साल और 15 से 17 साल ये या तो ओवरवेट है या ओबीज है। स्पोर्ट्स विलेज करके एक संस्था है, इन्होंने जब एक सर्वे किया 2,54,000 बच्चों में, तो उन्हें मिला एक में से 2 बच्चा इंडिया में मोटा है। चाहे आप 20 लीजिए, चाहे आप 40 लीजिए, चाहे आप 50 लीजिए, फैक्ट तो यही है दोस्तों कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है और बड़ी जोर से बढ़ रही है। आज 1 in 10 ओबेस किड ग्लोबली इज एन इंडियन किड। जब हम अडल्ट ओबेसिटी की बात करते हैं तो 1 in 5 अडल्ट ओबीस इज एन इंडियन। वी आर लीडिंग बोथ चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड ओवरऑल ओबेसिटी। एंड रिमेंबर, जो मैंने पहले बोला था, अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड में मोटा है तो अडल्ट में उसके बहुत हाई चांसेस है मोटे रहने की। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये एक वजह से, बचपन में मोटापा या चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से हमारा देश एक डिजीज्ड कंट्री होने वाला है। अमेरिका में उनकी जीडीपी का 14% हेल्थ केयर में स्पेंड होता है, इंडिया में आज ये कम है 4% में। इमेजिन करिए, अभी तो हम 27 साल है हमारी एवरेज एज, अगर हम सुपर पावर बन गए तो क्या ये 4 से 14 नहीं होगा? लेकिन और एक फर्क है, वहां पर हेल्थ केयर का बर्डन लार्जली गवर्नमेंट उठाती है। इंडिया में 70% मेडिकल बर्डन या डिजीज का बर्डन और उसका हेल्थ केयर कॉस्ट हम प्राइवेट सेक्टर उठाते हैं, आप और आपकी फैमिली उठाती है। और एक चीज दोस्तों, इंडिया में एक बहुत यूनिक पैराडॉक्स है। एक तरफ दुनिया में इंडिया को बोलते हैं कि यार इंडिया में तो माल न्यूट्रिशन है, बहुत गरीब बच्चे दिखते हैं, बहुत पतले बच्चे दिखते हैं, और दूसरी तरफ इसी इंडिया में आपको सबसे ज्यादा मोटे बच्चे भी दिखेंगे। क्या यूनिक पैराडॉक्स है हमारे देश का दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत, हमारे बच्चे मोटे हो क्यों रहे हैं? बहुत सिंपली पुट, हम सिर्फ एक ही वजह से मोटे होते हैं। जब हम खाते हैं उस खाने में केमिकल एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में जाके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं तो ग्रेट, अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते तो ये एनर्जी हमारे बॉडी को स्टोर करनी पड़ती है। जब ये बॉडी इस एनर्जी को स्टोर करती है, ये फैट सेल में जाके स्टोर करती है, हमें मोटा बनाती है। तो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो मोटापे की वजह सिर्फ एक ही है, हम ज्यादा खा रहे हैं। दूसरा, हम ज़्यादा गलत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, बहुत कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, हम बहुत कम मूवमेंट कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा, हमारे बच्चे सोशल मीडिया और गैजेट्स देखते हैं, इसी की वजह से हम मोटा हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली हम मोटा हो रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे प्रशांत, तूने ये तो बता दिया दोस्त कि हम ज़्यादा खाने की वजह से मोटे होते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा गलत खा रहे हैं, इसकी वजह से मोटे होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा क्यों खा रहे हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से, क्या तू मुझे समझा सकता है? हाँ दोस्तों, सबसे पहला ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है आपके बच्चे को मोटा बनाने के लिए, वो है आपका ब्रेन। हाँ दोस्तों, जब हम ब्रेन की बात करते हैं हम सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आपका ब्रेन आपके बच्चे को मोटा बना रहा है। कैसे? 4 चीज़ों की बात करूंगा इसमें।
हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम हेडोनिक एरिया ऑफ ब्रेन बोलते हैं। इसमें एसेंशियली 3 चीज होती है। इसमें पुटामिन करके आते हैं। पुटामिन हमारे ब्रेन का वो एरिया है जहां हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है ब्रेन। दूसरा आता है हमारा अमिग्डाला, जो फियर और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ब्रेन का, इमोशन का रिस्पॉन्स है, सोशल कॉग्निशन अमिग्डाला में प्रोसेस होता है। तीसरा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा डिसीजन मेकिंग सेंटर है, हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारा रीजनिंग सेंटर है। ये सारी चीजें हेडोनिक एरिया को हम ग्रे मैटर बोलते हैं। जब जो मोटे बच्चे थे उसकी ब्रेन का स्ट्रक्चरल एमआरआई किया गया तो उसमें दिखा कि मोटे बच्चे में ये ग्रेन मैटर श्रिंक हो गया। तो चाहे पुटामिन हो, एमिग्डाला हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो, बिकॉज ये श्रिंक हो गए, ये रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। इससे बच्चों का गार्ड डाउन हो जाता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हुआ, डिसीजन मेकिंग होती है, ये सारी सफर करती है। इसकी वजह से आपके बच्चे को वो सिग्नल ही नहीं मिलता कि यार मैं गलत खा रहा हूँ या मैं ज्यादा खा रहा हूँ। आपके बच्चे का ब्रेन आपके बच्चे को ज्यादा खिला रहा है। जब ये ग्रे मैटर श्रिंक हो जाता है तो फिर एक मॉलिक्यूल है फ्लोरोडेक्सोग्लूकोज। इसकी वजह से मसल का अपटेक ऑफ ग्लूकोज कम हो जाता है और ये एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्रेन में चला जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि आपका ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही चलता है आपके बच्चे का। जब ये ज्यादा ग्लूकोज ऊपर जाता है ब्रेन की तरफ से तो ये ब्रेन ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे कब कम खाना है। ये पूरी मैकेनिज्म को स्लो डाउन कर देता है। इससे आपका ब्रेन एडिक्टिव हो जाता है, ज्यादा खाने से आपका बच्चा एडिक्टिव हो जाता है। दूसरा एक हमारे ब्रेन में एरिया, एक छोटा सा जगह है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन में, उसका भी काम है ये सिग्नल करना कि मुझे और नहीं खाना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी, उसमें एक महिला थी जो बहुत मोटी थी और उस मोटापे की वजह से बेचारी गुजर गई। जब उसकी ऑटोप्सी की गई थी, उसकी ब्रेन की ऑटोप्सी की गई, तो उन्होंने देखा उसके हाइपोथैलेमस में एक ट्यूमर था। इस ट्यूमर की वजह से उसको, जब हम साइंस में बोलते हैं, हाइपरफेजिया हुआ था। हाइपरफेजिया मतलब ब्रेन आपके बॉडी को बोलता है और खाओ और खाओ और खाओ। एक्सेसिंग ईटिंग को हम हाइपरफेजिया बोलते हैं। जहां जहां हाइपोथैलेमस के ऊपर अटैक होता है वहां वहां ये सिग्नल जाता है और खाओ और खाओ और खाओ। तीसरा, जब हम खाते हैं हमारे फैट सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लेप्टिन बोलते हैं। लेप्टिन को हम सेटिएटी हार्मोन भी बोलते हैं। जब ये लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो ब्रेन हमारे बॉडी को सिग्नल करती है यू आर फुल, डोंट ईट मोर। लेप्टिन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन सिग्नलिंग आई एम फुल। लेकिन ये लेप्टिन की भी एक लिमिटेशन होती है। अब जितना ज़्यादा आपका बच्चा खा रहा है उतना ज़्यादा फैट सेल बढ़ रहा है, उतनी ज़्यादा बॉडी लेप्टिन को रिलीज करती है। एक समय आता है जब आपका ब्रेन ये लेप्टिन को सुन ही नहीं पाता है। साइंस में हम इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। फैट सेल तो लेप्टिन रिलीज किए जा रहे हैं लेकिन उसकी सिग्नल ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब आपका बच्चा लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं फुल हूँ, मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है। चौथा, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। हाँ दोस्तों, डोपामिन है तो बहुत छोटा सा न्यूरोकेमिकल जो रिलीज होता है, लेकिन हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। डोपामिन तभी भी रिलीज होता है जब आप कोकेन करते हैं, हेरोइन करते हैं, सेक्स करते हैं या आप स्मोक करते हैं, आपको दारू करते हैं। हर एक एडिक्शन के पीछे डोपामिन है। एक्सेस ईटिंग भी एक एडिक्शन है, इसके पीछे भी डोपामिन है। एक बार आपके बच्चे को डोपामिन की एडिक्शन लग गई कि ये खाने से डोपामिन होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा दोस्तों। वो पेप्सी की एक एड थी ना, ये दिल मांगे मोर, डोपामिन के साथ भी ये दिल मांगे मोर। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रीजन आपका बच्चा ज्यादा खा रहा है और ज्यादा रॉन्ग खा रहा है वो है उसकी ब्रेन। ये 4 मैकेनिज्म के थ्रू वो ब्रेक ही नहीं लगा पाता कि मुझे अब कम खाना है। दूसरा दोस्तों, इवोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल है आपके बच्चे को मोटा बनाने में। मैं हमेशा बोलता हूं कि मदर नेचर इज नेवर रॉन्ग। इन दिस केस मदर नेचर इज नॉट रॉन्ग, बट द गिफ्ट दैट मदर नेचर ने आपको और हमें दी थी, वो आज गिफ्ट हमारे लिए एक पनिशमेंट बन गई है।
99.99% of the time since we've come on earth, the environment was of food scarcity. जब फूड स्कैरसिटी थी तो मदर नेचर ने हमें ये गिफ्ट दी कि हम जब भी हमें खाना मिलता था हम ज्यादा खा सकते थे और उसको फैट में स्टोर कर लेते थे, ताकि जब पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन आते थे, जब हम हंट नहीं कर पाते थे, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट आती थी, तो हमारी बॉडी ये फैट को एनर्जी में यूज़ कर सकती थी. मदर नेचर ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दी थी, अवर एबिलिटी टू कन्वर्ट फूड इनटू फैट. लेकिन ये ही एबिलिटी कि हम फूड को फैट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये पिछले 50 साल में हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है. क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म आज भी दोस्तों सेम है. आप ज़्यादा खाओगे, बॉडी इसको आपको फैट बनाएगा. लेकिन 99.9% ऑफ द टाइम मदर नेचर जब आप फैट लूज करते थे उसको लगता था स्कैरसिटी पीरियड है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी ड्रॉप कर देती, आपको और ज़्यादा हंग्री बनाती थी, ताकि आप बाहर निकले और ज़्यादा खाने की खोज में. बिकॉज बॉडी को लगता था जब भी फैट ड्रॉप होता था कि मैं प्रॉब्लम में हूं. ये रिस्पॉन्स आज भी है. आज भी जब आपका बच्चा खेलने के कारण थोड़ा सा फैट ड्रॉप करता है, मदर नेचर उसको मोटा बनाने की कोशिश करती है और इसमें इवोल्यूशन उसको हेल्प कर रही है. जहां जहां वो ज्यादा खाता है इवोल्यूशन बोलता है अच्छी बात है. जैसे जैसे वो थोड़ा वेट लूज करता है इवोल्यूशन को लगता है खतरा है, वो आपके बच्चे की मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, उसको ज्यादा भूखा बना देता है. अगर ब्रेन और इवोल्यूशन के बाद कोई आपके बच्चे को मोटा बनाता है तो वो है आप एज पेरेंट्स आपके बच्चे को मोटा बनाते हैं. क्यों? आज की दुनिया में जहां दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, आज की इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जहां इंडिया इस प्रकार से ग्रो कर रहा है, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है समय. आप अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाते हैं. आपके पास खुद के लिए समय नहीं है, बच्चे के लिए आप समय कहाँ से निकालेंगे? जहां समय की कमी आ गई वहां पर प्रॉब्लम शुरू. इसके लिए दो चीज हो जाती है. एक, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते, आप गिल्टी होते हैं, आप उसकी डिमांड में गिव इन कर देते हैं, आप उसको मनाते हैं वही चॉकलेट, वही आइसक्रीम, वही पिज्जा, वही समोसा के थ्रू. दूसरा, जहां आपके पास समय नहीं है, आपका ध्यान बच्चे के खाने से कम हो जाता है, आप कन्वीनियंस की तरफ जाते हैं. इसी वजह से आज आपके डाइनिंग टेबल में कॉर्नफ्लेक्स आ गए, आज आपकी डाइनिंग टेबल में फ्रूट जूस आ गया, आज आपकी डाइनिंग टेबल में टोस्ट आ गए. ये सब नहीं था पहले आप घर में कुकिंग करते थे, घर में गर्म नाश्ता बनाते हैं. एक ऑडिट करिएगा आपके मोबाइल फोन का. नहीं, मुझे ये नहीं जानना आप मोबाइल फोन में कितने बार था. जोमेटो में जाइए, स्विगी में जाइए, ब्लिंकिट में जाइए, जेप्टो में जाइए, खाली ये देखिए कि आप एक हफ्ते में कितनी बार उसको यूज कर रहे हैं. बिकॉज टाइम आपके पास कम हो गया, आपने कन्वीनियंस को आपका दोस्त बना लिया है, आपको अब आदत लग गई है. कुछ भी चाहिए, बच्चा कुछ भी मांगता है, आप गिल्टी है, बाहर से मंगा लो. अरे घर में कहाँ सैंडविच बना लूँ, एक सैंडविच मंगा लेता हूँ. अरे घर में कहाँ पराठा बनाओ, एक समोसा मंगा लेते हैं. अरे घर में कहाँ कुकिंग करूँ, चलो आज चाइनीज मंगा लेते हैं. इन्होंने भी डिस्काउंट दे दे के आपको उनका मोहताज बना लिया. लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आप गिल्टी है. दोस्तों, तीसरी वजह आपका बच्चा मोटा हो रहा है वो आप है, और आप ही को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. लेकिन ये क्यों इतना बुरा है आपके लिए और आपके परिवार के लिए अगर आपके बच्चे मोटे हैं? क्योंकि सिर्फ आपके बच्चे मोटे नहीं रहेंगे, उसकी साथ पुश्ते मोटी पैदा होगी. जी हाँ, बड़ी बात बोल दी दोस्तों मैंने. हाँ, आपका बच्चा ही सिर्फ मोटा नहीं है, उसकी साथ पुश्ते भी मोटा होंगी, क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज्यादा हेरिडिटरी है. देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट टू ओबेसिटी. मैं 1972 में बॉर्न हुआ था. जब मैं अपने बिल्डिंग के दोस्तों के साथ खेलता था, स्कूल में जाता था, कॉलेजेस में जाता था, कजिन्स को देखता था, बहुत कम बच्चे दिखते थे जो मोटे थे. आज आप चले जाइए, आप अपनी स्कूल में चले जाए, बिल्डिंग में देख लीजिए, फैमिली फंक्शन में देख लीजिए, कहीं पर भी आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा मोटे बच्चे मिलेंगे. जब हेरिडिटरी या जेनेटिक स्टडीज की गई तो पता चला कि 75% ओबेसिटी इज जेनेटिक. तो या तो अगर आप मोटे हैं तो आपका बच्चा मोटा होगा. आप मोटे नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा मोटा है तो उसकी आने वाली पुश्तें भी मोटी होंगी. अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो हजारों साल पहले भी ये जीन्स मौजूद थे, लेकिन ये जीन्स साइलेंट थे,
क्योंकि एनवायरनमेंट स्कैरसिटी थी फूड की, इसलिए जीन्स को ये मौका ही नहीं मिलता था कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे जैसे ये फूड एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमने ज्यादा खाना शुरू किया, ये जीन्स ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए। तो अगर आपकी फूड एनवायरनमेंट ओबिसोजेनिक है, 75% चांस है कि आपका बच्चा मोटा होगा और उसके आने वाली पुश्तें भी मोटा होंगी। लेकिन दूसरा स्टैटिस्टिक ये भी है दोस्तों कि 25% नहीं होंगे। चॉइस आपके हाथ में है। आप ये 75% में जाना चाहते हैं कि ये 25% में। यहाँ पर दोस्तों एज पेरेंट्स आपको इंसुलिन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब हम इंसुलिन की बात करते हैं, मैंने अपने फ्रेंड के बच्चों की बात की कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे। आपको लगता है प्रशांत इंसुलिन तो सिर्फ डायबिटीज़ को ही लगता है एंड इसका रिलेशनशिप सिर्फ डायबिटीज़ से है। हाँ दोस्तों, नॉर्मली हम इंसुलिन की डायबिटीज़ में बात करते हैं, लेकिन इंसुलिन सिर्फ डायबिटीज़ में रोल नहीं प्ले करता है, इसके बहुत ज़्यादा रोल्स है। ये आपको समझना ज़रूरी है। एनी टाइम जब आपका बच्चा खाना खाता है, ये खाना उसके स्टमक में जाएगा। ये स्टमक में अगर ये कार्ब्स है तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन होगा, अगर फैट खाया है तो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होगा, और अगर प्रोटीन खाया है तो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये जब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपके पैंक्रियाज में बेटा सेल्स होते हैं। ये बेटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो चाहे आप कार्ब्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, तीनों में बेटा सेल्स इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला, जैसे जैसे आपने खाना खाया, ब्लड स्ट्रीम में गया, इंसुलिन का पहला काम है मसल को बोलना, ये जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको एनर्जी के लिए तुम बर्न कर दो। ओबीस किड्स में ये सेम प्रोसेस के लिए उसको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल बच्चे में उसका बीटा सेल्स बहुत एफिशिएंट होता है। जहाँ ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा हुआ, आपके बच्चे को एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, जिसकी हम आगे बात करेंगे। दूसरा, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में ये ग्लूकोज जाता है तो आपका लिवर ग्लूकोज बनाना बंद कर देता है। इसे हम हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी ब्रेन के लिए कांस्टेंट ग्लूकोज फ्लो जरूरत है, इसलिए आपका लिवर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज बना रहा है। जब आप खाने से बॉडी को ग्लूकोज देते हैं तो लिवर ये स्विच बंद कर देता है, बिकॉज बोलता है यार खाने में ग्लूकोज है, रीयूज कर लो। मोटे बच्चे में ये मैकेनिज्म काम नहीं करती है, ये लिवर ग्लूकोज बनाना बंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से मोटे बच्चे में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो ब्लड में होते हैं वो हाई होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जब हाई होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन रिलीज करते हैं। अगर आप मोटे बच्चों की सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट करेंगे तो आपको उसकी मात्रा हाई दिखेगी, और आगे जाके ये हाई ट्राइग्लिसराइड हाई इन्फ्लेमेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करती है। तीसरा, इंसुलिन का ये भी काम है, जो भी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में है वो जाके लिवर में स्टोर करना और मसल में स्टोर करना। लिवर की दोस्तों कैपेसिटी है 100 ग्राम स्टोर करने की, मसल की कैपेसिटी है 400 ग्राम की। जब ये स्टोर्स फुल हो जाते हैं, फिर इंसुलिन आपके फैट सेल्स को बोलता है ये सारा तुम फैट सेल्स में स्टोर कर लो। चौथा, इंसुलिन ये भी डिसाइड करता है कि ये फैट सेल से कितना फैट को मैं रिलीज करूं फॉर एनर्जी। जब आपका बच्चा 2 मील के बीच में नहीं खाता है तो उसको एनर्जी कहां से मिलती है? लार्ज पार्ट ऑफ ये एनर्जी उसको फैट से मिलती है, जब आपके फैट सेल ये फैट को रिलीज करते हैं। सो इंसुलिन ये तय करती है कि कितना फैट ये ब्लड ग्लूकोज में रिलीज करे। ओबीस बच्चों में ये देखा गया है कि इंसुलिन ये रोल ठीक से अदा नहीं कर पाती है, ये एक्सेस फैट रिलीज करती है आपके ब्लड स्ट्रीम में। ये आप मेजर करते हैं ट्राइग्लिसराइड से। सो ब्लड में जब मोटे बच्चे में हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, इसकी ये भी एक वजह है कि इंसुलिन उस फैट को फैट सेल में नहीं रख पाती है। पांचवा, इंसुलिन का और एक रोल है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। जो बच्चे मोटे होते हैं उसमें ये मसल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा खा रहा है, वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा रहा है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से कोई मोटा नहीं होता है, वो एक्सेस कार्ब्स या फैट खा रहा है। जब ये इम्पैक्ट करता है मोटो बच्चों में, जब हमने प्रोटीन पॉडकास्ट में इसकी बात की थी,
प्रोटीन आपके एंजाइम प्रोडक्शन को भी मैनेज करता है, आपके डाइजेशन को भी मैनेज करता है। इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे कि अगर बच्चे मोटे होते हैं तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और उनको समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू होता है, क्योंकि उनका जो एंजाइम का प्रोडक्शन है वो वीक हो गया है। लास्ट दोस्तों, इंसुलिन का बहुत बड़ा काम है आपके गट के साथ भी। जब ये खाना आपके गट में पहुंचता है, वो दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको इंक्रेटिन हार्मोन्स बोलते हैं, GLP-1 और GIP। जब GLP-1 रिलीज होता है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल करता है बहुत खा लिया। आपने ओजेम्पिक का नाम सुना होगा। ओजेम्पिक एक दवाई है जो ये GLP-1 एगोनिस्ट, ये GLP-1 के सिक्रीशन में काम करती है। जैसे GLP-1 सिक्रीट होता है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल करता है मैं फुल हूँ। और ओजेम्पिक का इन्वेंशन हुआ था किसके लिए? पहले डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, बाद में ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए। जब आपका बच्चा मोटा होता है, ये सिग्नलिंग पाथवे, ये सिग्नलिंग हार्मोन शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाता ही रहता है। दोस्तों, ओबेसिटी का और डायबिटीज का बहुत क्लोज कनेक्शन है। अगर आप ओबीस है तो आप डायबिटिक जरूर होंगे सूनर और लेटर, क्योंकि ये दोनों के पाथवे, जो सिग्नल्स जो मैंने आपके साथ बात की, सब शुरू होता है इंसुलिन से। जब आपको हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, बॉडी को और ज्यादा इंसुलिन बनाना ही पड़ता है, बना ही नहीं पड़ता है, और बॉडी उसकी रिस्पॉन्स को सुन ही नहीं पाता है। इसी की वजह से आपको एक्सटर्नल इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इसी की वजह से मेरे दोस्तों के बच्चों को डॉक्टर ने इंसुलिन दी। लेकिन इसका प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होता है। अगर यहाँ तक खत्म होता था तो हमारे पास सॉल्यूशन था, मोटे बच्चे हो इंसुलिन देते रहो। लेकिन जब आपके बच्चे को हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, इंसुलिन डिस्प्रोपोर्शनेटली जाके आपके हार्ट के ऊपर अटैक करता है। जो बच्चे इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो डायबिटिक होंगे, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो। अगर आप डायबिटिक है और अगर मैं आपके हार्ट के अंदर में जाऊं, आपको ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया है। ऐसा कोई डायबिटिक नहीं है जिसके हार्ट के अंदर में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस शुरू नहीं हुई है। अगर आपके बच्चे को डायबिटीज है, अगर आपका बच्चा मोटा है और कल जाके डायबिटिक होता है, उसके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक लेटर इन लाइफ बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अभी तक तो हमने सिर्फ ओबेसिटी का लिंक टू डायबिटीज, उसकी इंपैक्ट ऑन योर लाइफ स्पेन और डिजीजेस की बात की। लेकिन दोस्तों, ओबेसिटी इससे भी ज्यादा आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करेगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत सैड स्टोरी प्ले हो रही है। 3 में से 1 टीनेजर को एंग्जाइटी है, 3 में से 1 टीनेजर ने सुसाइड करने का सोचा है, 5 में से 1 ने एक्चुअली प्लान भी किया है, और 10 में से 1 ने ट्राई भी किया है। दोस्तों, ये इंडिया का स्टैट्स नहीं है, ये यूएस का स्टैट्स है। लेकिन मेरा मानना है इंडिया में सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। यहाँ डेटा वीक है, इसलिए हम ये कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है दोस्तों, अगर आपका बच्चा मोटा है तो कहीं ना कहीं जाके उसके मेंटल हेल्थ पे ये इम्पैक्ट करेगा। आए दिन सोशल मीडिया पे आप सुनेंगे, स्कूल्स में आप सुनेंगे आपके बच्चे को ए मोटा, ए मोटी करके चिढ़ाएंगे, बुली करेंगे। ये जाके कहीं ना कहीं आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके बच्चा उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। जहाँ ओबेसिटी आती है वहाँ एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोसिस होता है, बहुत एंगर देखी जाएगी बच्चों में। अगर आप लड़कियों की बात करें तो उनकी प्यूबर्टी में प्रॉब्लम होते हैं, आप देखेंगे उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम होते हैं, उनको PCOS आज टीन्स में बहुत ज़्यादा है। PCOS का दूसरा नाम है IROS, इंसुलिन रेजिस्टेंट ओवेरी सिंड्रोम। अगर मोटा है तो उसके साथ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट भी करेंगी आगे जाके। अगर आपके बच्चे मोटे हैं तो स्कूल सेटिंग में भी उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप देखेंगे आगे जाके फिर वो या तो डिप्रेसिव होगा या फिर वो ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा लेगा। स्टडीज बताती है कि ओबीज किड को 5 टाइम्स हायर चांसेस है टू एक्सप्रेस अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन देयर लाइफ टाइम। 80% वीमेन विद PCOS आर नाउ ओबीज। इनके बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो ओबीज होती है उनकी मिसकैरेज रेट्स डबल होती है। एज मेल पॉपुलेशन ज़्यादा मोटा होते गया, लास्ट 50 साल में हमारा स्पर्म काउंट 50 to 60% कम हो गया है। ओबीज मैन को 81% हायर चांस है टू हैव 0 स्पर्म इन देयर सीमेन। मेल फर्टिलिटी एक चरम सीमा में, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी इज नाउ इन मेन। अगर आप
इमोशनल हेल्थ को भी छोड़ दे, सेक्सुअल हेल्थ को भी छोड़ दे, ओबेसिटी आपको बैंकरप्ट बना देगी, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ को तहस नहस कर देगी। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार है जो ये एपिसोड देख रहे हैं, मानिएगा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मोटापा है, चाहे आप में या आपके बच्चे में, ये तय है कि आगे जाके आपको फाइनेंशियल ट्रबल होगा। लेकिन क्यों? सबसे पहला, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है और अगर आपके घर में मोटापा है तो आप देखेंगे आपके मंथली बजट का एक बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट खाने में जा रहा है, क्योंकि आपको सबको खाना बहुत पसंद है। ना सिर्फ घर का खाना, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, हर जगह आपका स्पेंड बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका स्पेंड बढ़ रहा है, आपके पास उतने पैसे कम हो रहे हैं सेव करने के लिए। दूसरा, जैसे जैसे आप मोटे होते जाएंगे आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, आप डायबिटिक भी होंगे। इसका मतलब आपकी डॉक्टर की विजिट्स बढ़ेगी। एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे टेस्ट भी कराएंगे, फिर आपकी ट्रीटमेंट होगी, दवाइयाँ होंगी। एज अ फैमिली ग्रेजुअली आपकी मंथली सैलरी जितना आप खाने में स्पेंड कर रहे हैं, आप देखेंगे आप आस्ते आस्ते मेडिकल बिल पे भी उतना स्पेंड करते हैं। तीसरा, जैसे जैसे ये बीमारियां एडवांस्ड होती जाएगी, जब आपको हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, लिवर की बीमारी होगी, मेंटल हेल्थ की बीमारी होगी, सेक्सुअल हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, आपको कंसीव करना होगा, आईवीएफ करना पड़ेगा, कोई भी मेजर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, सर्जरी, मेजर इंटरवेंशन, जो भी बोल दीजिए, ये आगे जाके एक बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेंडिचर करती है, जो कि आपके सेविंग्स जो आपने अभी तक किए उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि इंडिया में बीमार होना, इंडिया में हेल्थ का प्रॉब्लम होना अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि इंडिया में 70% हेल्थ केयर कॉस्ट आपको खुद को बेयर करना है। ये तो मैंने आपको खर्चे की बात कर दी, राइट, कि आप अगर मोटे हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेडिकल बिल होगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर आपने इस मोटापे से आप बाहर आ गए और सिर्फ आप महीने में 5,000 की सेविंग करते हैं, सिर्फ 5,000 की, और ये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं 25 साल में, ये 5,000 65 से 70 लाख के बीच में हो जाएंगे 10% रेट ऑफ रिटर्न की वजह से। दोनों तरफ बेनिफिट है। अगर आप मोटे नहीं होते हैं, आप पैसे बचाते हैं, ये पैसे आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप मोटे हैं, डिजीजेस भी आएंगे आपके ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन भी होंगी, आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हेल्थ इज वेल्थ और वेल्थ इज हेल्थ। अगर आपका बच्चा मोटा है या आपके घर में मोटापा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है, आपको ये पहचानना है कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है। ये डिफिकल्ट है दोस्तों। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि 0 से लेके करीबन 18 से 20 साल की उम्र में आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। तो जब आप एडल्ट होते हैं, आप वेइंग स्केल पे जाते हैं, आप अपने आप को वे करते हैं, आपको पता लगता है आप मोटे हैं। लेकिन बच्चे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है। वेट के हिसाब से आप सिर्फ आपका बच्चा मोटा हो रहा है या नहीं पता नहीं कर पाते। लेकिन आपको एक गिफ्ट दी गई है, आपकी आईज। आप अगर मदर या फादर है, आपको सेंस आ जाए कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है। आप सडनली देखेंगे उसके पैर मोटे हो रहे हैं, पेट में चर्बी आ रही है, यहाँ चर्बी आ रही है, मसल्स के जगह आपको दिख रही है चर्बी हो रही है, ये लटक रहे। ये सारे इंडिकेशंस है कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है। इसका मतलब है आपको एक्शन लेना होगा। कैंसर की तरह आपका बेस्ट प्रोटोकॉल है, आप अपने बच्चे को मोटा मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका बच्चा मोटा हो जाता है फिर वो वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो शाहरुख खान का वो डायलॉग था ना कि पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपके बच्चे को मोटा रखने के लिए। और शाहरुख का दूसरा डायलॉग, उसको कम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो जहाँ तक हो सके उसको प्रिवेंट करिए। जब हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करते हैं और प्रिवेंशन की बात करते हैं या इसको घटाने की बात करते हैं, तो मैंने इसको 4 स्टेजेस में बांटा है जहां आप एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। आपका पहला स्टेज होता है, अगर आपके यहाँ बच्चा नहीं है, आप बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, तभी से आप एक्शन ले सकते हैं ताकि आपका बच्चा आगे जाके मोटा नहीं हो सके। कैसे? मैं हमेशा बोलता हूं कि ओबेसिटी बिगिंस एट होम। एक फैमिली हिस्ट्री ले लीजिए आपके ओबेसिटी की। क्या आप और आपके स्पाउस ओवरवेट या मोटे हैं? क्या आप दोनों के भाई बहन मोटे हैं? नोट करिए। क्या आप दोनों के माता पिता, होने वाले बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, क्या वो मोटे हैं? नोट करिए। क्या आपके होने वाले बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, उनके भाई बहन मोटे हैं?
नोट करिए। जब आप ये नोट करेंगे आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि क्या आपके फैमिली में ओबेसिटी रन कर रही है कि नहीं। एक आपको रिस्क असेसमेंट हो जाएगा कि क्या आगे चल के आपका बच्चा मोटा होगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ऑलमोस्ट 50, 60, 70% पीपल इन योर फैमिली मोटे हैं, तो आपको ये सेंस आ जाएगा कि मेरा बच्चा भी हाई रिस्क है मोटा होने में। एक बार आपको ये पता लग गया कि आपका बच्चा हाई रिस्क टारगेट है ओबेसिटी का, आप पैदा होते ही एक्शन ले सकते हैं। आप पैदा होते ही इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी हैबिट्स को सुधारें ताकि वो आगे जाके मोटा ना हो। ये सब आपके हाथ में है इवन बिफोर यू कंसीव अ चाइल्ड। दोस्तों याद रखिएगा 75% ओबेसिटी इज हेरिडिटरी और ये एक्सरसाइज आपको ये समझने में बहुत मदद करेगा। जब बच्चा आपके पेट में है तो लाइफ बहुत सिंपल है आपके लिए। अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा मोटा हो, वो खाइए जो आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा हो वो खाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होते पिज्जा खाए, बर्गर खाए, जंक खाए, कोक पिए, तो आप भी वो पीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी खाए तो आपकी प्रेगनेंसी में आप भी वो ही खाइए जो आप चाहते हैं आपका बच्चा खाए। इससे आगे जाके हैबिट्स क्रिएट करने में बहुत मदद करेगी। दूसरा, आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी करिए जिसे हम वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। सी सेक्शन जहां तक हो सके अवॉइड करिए। अगर कॉम्प्लिकेशन है और आपको सी सेक्शन करना पड़े प्लीज करिएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो थोड़ा पेन बेयर करिए। क्यों? जब आपका बच्चा आपकी कोक में होता है, आपकी कोक एक स्टेराइल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर गट बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब आपके बच्चे की डिलीवरी वो वजाइनल कैनल से होती है, माँ के सारे गुड बैक्टीरिया वो बच्चे को मिलते हैं। बच्चे के स्किन के द्वारा ये आपके गट में जाते हैं। आपके बच्चे का गट मदर के गट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आप वो खाइए जो आप चाहते हैं आपका बच्चा खाए, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं इससे आपका गट बैक्टीरिया बनता है और वजाइनल कैनल के थ्रू इससे आपके बच्चे को भी उसका फर्स्ट गट बैक्टीरिया का लोड मिलता है। विदेश में आजकल अगर सी सेक्शन भी होता है तो डॉक्टर्स मदर का वजाइनल स्वॉब लेके बच्चे पे रब करते हैं ताकि उस बच्चे को मदर का गुड बैक्टीरिया मिले। ये दूसरा तरीका आपके प्रेगनेंसी में आप कैसे आपके बच्चे को चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचा सकते हैं। तीसरा, जब आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपको बेड रेस्ट ना हो तो घूमिए, घर के काम करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करिए, वॉक करते हैं वॉक करिए। ये भी आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर ओबेसिटी में हेल्प करेगा। चौथा, साइंस में एक चीज है जिसे हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया। ये वो कंडीशन है कि अगर आपने आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खा लिया और बहुत ज्यादा गलत खा लिया तो आपका बच्चा ओवरसाइज्ड बेबी होगा जिसे हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। जब ये बच्चे ओवरसाइज्ड होते हैं तो पैदाइशी उनमें फैट सेल्स ज्यादा होते हैं। आगे जाके अगर आपके पास फैट सेल्स ज्यादा है और अगर आपका बच्चा ज्यादा खाएगा तो वो और ज्यादा मोटा होगा। तो जब आप प्रेग्नेंट है आपके पास 4 तरीके हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आगे जाके आपका बच्चा मोटा ना हो। तीसरा स्टेज है 0 to 1000 दिन। आपके बच्चे के बर्थ से लेके पहले 1000 दिन में आपके बच्चे का गट डेवलप होगा और ये बहुत रैपिडली चेंज भी होगा। हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स ने बोला था ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। मैं तो ये बोलूंगा दे ऑल्सो एंड इन द गट। सिंगल बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज अ ग्रेट गट इकोसिस्टम और ये डेवलप होता है 0 और 1000 दिन के पहले। आपका गट आपके बच्चे का टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर, उसकी ब्रेन, उसका फिजिकल और उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ डिसाइड करेगा। आपके बच्चे का गट ही डिसाइड करेगा वो आगे जाके ओबीज होता है कि नहीं। आपके बच्चे का गट डिसाइड करेगा आगे जाके वो कितना बीमार होता है, क्योंकि गट हेल्थ के साथ इम्यूनिटी जुड़ी हुई है। आपके बच्चे का गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्रेविंग्स। आपके गट से वो सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपके बच्चे का गट अगर हेल्दी है तो वो हेल्दी रहेगा। आपके बच्चे का गट काफ़ी न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन जो स्ट्रेस में मदद करता है, डोपामिन जो प्लेजर में मदद करता है, मेलाटोनिन जो सोने में मदद करता है, एसिटोकोलिन जो अटेंशन में मदद करता है। ये सब आपके बच्चे के गट के ऊपर निर्भर है। ये पहले 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का गट का हेल्थ बेटर हो रहा है कि नहीं? आप उसके पूप को, उसकी पॉटी को क्लोजली देखिएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि पॉटी में स्मूथनेस आ रही है, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ज़्यादा लूज मोशन नहीं है, इसका मतलब आपके बच्चे का गट ब्रिलियंटली बिहेव कर रहा है। रिवर्स भी ट्रू है, अगर बहुत लूज मोशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसका मतलब आपके बच्चे का गट अभी प्रॉब्लम में है।
और क्या कर सकते हैं आपके बच्चे के गट को स्ट्रेंथन करने के लिए? अपने बच्चे को डर्ट में, ग्राउंड में, गार्डन में खेलने दे। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स प्लीज मत बनिए। अगर आपका बच्चा गार्डन में खेलता है, सैंड में खेलता है, पेट के साथ खेलता है, ये सारी चीज़ें उसकी गट की डाइवर्सिटी को बढ़ाएगी। और जब हम गट की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं हेल्दी गट इज़ अ डाइवर्सिफाइड गट। और क्या कर सकते हैं? आपके गट के दो फ्रेंड्स हैं। पहला है फाइबर, जो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं। ये आपके बच्चे का खाना नहीं है, ये आपके बच्चे के गट बैक्टीरिया का खाना है। ये याद रखिएगा, इतने वेजिटेबल्स और इतना फ्रूट। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, कलर, जितने ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उतना डाइवर्स आपके बच्चे का गट। दूसरा, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड के अंदर में लाइव बैक्टीरिया होता है, जो ये गट को फर्मेंटेशन में और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। छाछ, दही, इडली, डोसा, कांजी, ये सब फर्मेंटेड फूड है। ये सारे फूड भी अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए। और एक आपके बच्चे के गट का फ्रेंड है नींद। ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपका न्यूबॉर्न है तो वो 14 से 17 घंटा सो रहा है, इन्फेंट है तो 12 से 15, और अप टू 3 साल तक 11 से 14 घंटा वो सो रहा है। जब वो सोते हैं उसके गट को बहुत आराम मिलता है, डाइवर्सिटी पॉपुलेट होने में बहुत हेल्प करती है। एंड लास्ट, अपने बच्चे को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेशन भी आपकी गट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। ये अगर आपके गट को प्रोटेक्ट करता है तो आपके गट के दो बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। जब आपका बच्चा पैदाइशी से पहले 1000 दिन में बीमार होता है, एज अ पेरेंट आपको बहुत होगा इसको जल्दी दवाई दे दूं, जल्दी एक एंटीबायोटिक दे दूं। गट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, एंटीबायोटिक आपके गट के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। जब ये एंटीबायोटिक आपके बच्चे के गट में जाती है, वो अच्छे और खराब बैक्टीरिया दोनों को मार देती है। वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि यार अच्छे बैक्टीरिया को नहीं मारना है, खराब को मारना है। एक बार ये आपका पूरा गट बैक्टीरिया मर जाता है, फिर उसको वापस स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। हाँ, अगर लेनी पड़े एंटीबायोटिक्स, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है तो प्लीज़ दीजिएगा, लेकिन कुछ भी हो, जरूर हो या नहीं हो, फटाफट एंटीबायोटिक्स मत दीजिएगा उसको। उसका दूसरा बड़ा विलन है शुगर। हाँ दोस्तों, शुगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके गट में नहीं पहुंचता है, आपके गट को भूखा रखता है। जब आपका गट भूखा होता है तो गट भूखा रहता नहीं है, वो जाके गट की जो लाइनिंग है, जो म्यूकस है, उसको जाके खाना शुरू कर देता है। जब वो उसको जाके खाना शुरू कर देता है तो इसको हम लीकी गट बोलते हैं। जब ये गट लीकी हो जाता है तो गट के बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, प्लीज़ उसको माँ का दूध दीजिए। फिर अगर आपको उसको फार्मूला का भी दूध देना है तो पैकेट को ढंग से पढ़िए। वो फार्मूला मिल्क लाइए जिसमें चीनी ना हो। जैसे जैसे आपका बच्चा 2 साल 3 साल का होता है, प्लीज़ दोस्तों उसको ये मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स जिसमें लिक्स और वीटास और प्लान्स लिखा हुआ होता है मत दीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा चीनी होती है। 2 साल 3 साल की उम्र में प्लीज़ उसको बिस्किट, उसको कॉर्नफ्लेक्स, उसको टोस्ट, उसको फ्रूट जूस, ये सब मत पिलाइए। हो जहाँ तक हो सके उसको कम चीनी वाला खाना और घर का खाना खिलाइए। अब आते हैं स्टेज 4 की तरफ। 3 से लेके 19 साल, ये इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज इसी स्टेज में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इसकी शुरुआत आपके बच्चे से नहीं होगी, इसकी शुरुआत आपसे होगी। गांधी जी का एक सेइंग है, बी द चेंज यू विश टू सी। जब आप चाइल्डहुड ओबेसिटी और बच्चे के मोटापे की बात करते हैं, मैं एज अ पेरेंट आपको एक चीज़ कहूँगा, आपके बच्चे को प्लीज प्रीच मत करिए। आपके बच्चे को मत बोलिए ये खा, ये मत खा, ये तेरे सेहत के लिए हानिकारक है, मत बोलिए। आप खुद एग्जाम्पल सेट करिए। अगर आप करेंगे, आपका बच्चा आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वो देखेगा आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो भी अपना बिहेवियर चेंज करेगा। आप यूजुअली देखेंगे कि अगर पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो बच्चे स्मोक करते हैं, अगर पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं तो बच्चे ड्रिंक करते हैं, अगर पेरेंट्स खाते वक्त टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो बच्चे भी वो करेंगे। अगर आप फालतू बात करेंगे तो आपके बच्चे भी फालतू बात करेंगे। अगर आप फालतू खाएंगे तो आपके बच्चे भी फालतू खाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं तो आपका बच्चा क्यों अलग करेगा? सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ प्रोटेक्ट करे, जो मेरा मानना है हर पेरेंट चाहेगा, तो गांधी जी को फॉलो करिए, बी द चेंज यू विश टू सी। दूसरा दोस्तों,
रिमेंबर हमने गिल्ट की बात की। इस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए अपने घर में कुछ नियम बनाइए और स्ट्रिक्ट रहिए। सबसे पहला नियम बना लीजिए, वीकडेज मंडे टू फ्राइडे आप बाहर नहीं खाएंगे, आप अपने बच्चे को भी बाहर नहीं खाने देंगे। बच्चे का हर खाना घर पे होगा, स्कूल में टिफिन बॉक्स दीजिए उसको। हाँ, अनलेस घर में कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो या किसी का बर्थडे हो तो अलग बात है, अदरवाइज वीकडेज में बाहर का खाना नो। दूसरा, खाते खाते टीवी देखना या गैजेट देखना नॉट अलाउड, नॉट नेगोशिएबल। रोए तो रोए बच्चा, क्यों? आप नोटिस करेंगे, चाहे आप हो या आपका बच्चा हो, जब आप टीवी देख के खा रहे हैं या सोशल मीडिया देख के खा रहे हैं, आप ज़्यादा खाएंगे। उसके अलावा आपकी मॉम, आपकी दादी, नानी, आपके कुक जिसने इतने प्यार से आपका खाना बनाया, आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करना। इतने प्रेम से इतना न्यूट्रिशियस खाना दिखाया और आप क्या कर रहे हैं? टीवी देखते देखते खा रहे हैं। एक एक्सरसाइज करिएगा, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ को टीवी देख के खाने की आदत है या आपके बच्चे को टीवी देख के खाने की आदत है, खाने के 1 घंटे बाद उसको पूछिएगा आज क्या खाया तूने। चांसेस है उसको याद भी नहीं होगा उसने क्या खाया। तो दोस्तों, इसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करिए। हाँ, आपका बच्चा बहुत बहुत केओस क्रिएट करेगा, बहुत तागड़दिन्ना करेगा, गुस्सा, चीजें फेंकेगा। आप गिव इन मत करिए, उसको भूखा रहने दीजिए। दोस्तों, भूख छुपती नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा भूखे रहने के बाद चुपचाप से टेबल पे आ जाएगा और खा भी लेगा। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपके बच्चे के फ्यूचर हेल्थ के लिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे को सिखाइए च्यू करके खाना खाए। जब आप च्यू करके खाना खाते हैं तो 2 चीज़ होती है। एक, ये खाना ज़्यादा देर आपके माउथ में रहता है, सलाइवरी एंजाइम उसका काम करते हैं। जब ये पेट में जाता है तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। इसकी वजह से आपका डाइजेशन भी बेटर होता है। ये सिग्नल देता है कि आई एम फुल। यही डाइनिंग टेबल पे जब आप बात करते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने बच्चे को फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर एड्यूकेट करना। और कुछ नहीं, आप बात ही कर रहे हैं, आपका बच्चा नॉलेज ले लेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई स्कूल न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सिखाता है। जब स्कूल नहीं सिखाता है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी बात यह है कि उनको सिखाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस देखा करो। चौथा, आपके बच्चे के फोन से जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट डिलीट कर दीजिए। वो इंस्टॉल ही नहीं कर सकता है, ये नियम बना लीजिए। एटलीस्ट जब तक ये 15 या 16 साल का हो, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आपने डाल भी दिया है तो उसको कोई भी यूपीआई के साथ लिंक मत करिए। नहीं डाले तो बेटर है, क्योंकि वो सीओडी मंगा लेगा। क्यों? अगर आप देखोगे जोमेटो 2 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, स्विगी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, जेप्टो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी। क्यों बन गई है? हम इंडियंस को इसकी आदत लग गई है। एक बार हमें कन्वीनियंस की आदत लग गई है ना, हम लेजी हो जाते हैं। फिर हम इसमें डिस्काउंट भी खोजेंगे, फटाफट मंगाएंगे, घर में खाना कुकिंग कम करेंगे। तो प्लीज़ ये सारे ऐप्स आपके बच्चे के फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। हाँ, उसको मन है, आपको आके बोलेगा, आपको सही लगता है, मंगाइए ना। और एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके बच्चे को पिज़्ज़ा पसंद है, पास्ता पसंद है, बर्गर पसंद है, सैंडविच, समोसा, वड़ा पाव, भेल, ये सब पसंद है, घर में बनाइए। हाँ दोस्तों, ये सारे चीज़ के हेल्दियर वर्जन, सिंपल वर्जन, घर के वर्जन बन सकते हैं। आपके बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे। आपके बच्चे में वो क्रेविंग नहीं बढ़ेगी, उसको लगेगा हमें घर में भी वैरायटी मिलती है। लास्टली दोस्तों, हम पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक हमें आदत है, जब हम हमारे बच्चे को कोई लेसन सिखाना चाहते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं। देखा वो बच्चा तुमसे ज़्यादा कितना हेल्दी खाता है, तुमने देखा वो ये करता है, तुमने देखा वो ये करता है। मत करिए। जितना ज़्यादा आप उसको नीचा दिखाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर किड्स, वो रिबेल करेगा। और खाने के मामले में जब वो रिबेल करेगा, वो उतना ज़्यादा बाहर खाएगा, उतना ज़्यादा खाएगा, प्रॉब्लम वो मोटा होगा। इसके अलावा 2 और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नींद। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों, नींद आपके बच्चे की हेल्थ का, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बाद का तीसरा पिलर नहीं है। स्लीप फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये 2 पिलर्स ग्रो करते हैं। स्लीप से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आपके बच्चे को ना मोटा बनाने में। कितनी स्लीप? अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है, जो मैंने बोला 10 से 13 घंटा,
6 से 13 है तो 9 से 11 घंटा, 14 से 17 है तो 8 से 10 घंटा। लेकिन क्यों स्लीप? जब आपका बच्चा सोएगा प्रॉपरली, उसके पैंक्रियाज को आराम मिलेगा। इंसुलिन की बात कर रही थी, पैंक्रियाज के बेटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो इंसुलिन सेंसिटिव होगा, रेजिस्टेंट नहीं होगा, उसकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुपर्ब होगी, वो आगे जाके डायबिटिक नहीं होगा। इंसुलिन हमने बात की थी, बाकी सब जगह भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये स्लीप से आपको मिल सकता है। दूसरा, बहुत स्टडीज की गई है कि जब आपका बच्चा कम सोता है तो अगले दिन वो 500 से 600 कैलोरीज ज़्यादा खाएगा। एक्सेस कैलोरीज उसे मोटा बनाएगी। तीसरा, जब उसकी नींद कम होती है और 500 से 600 कैलोरीज ज़्यादा खाता है, ये एक्स्ट्रा 500-600 कैलोरीज उसको ओबिसोजेनिक फूड्स ही खाने का मन करता है। ओबिसोजेनिक फूड्स मतलब शुगरी फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड, टेंस फूड, चिप्स, बिस्किट, कोला। और हर एंगल से अगर आपका बच्चा कम सोता है तो ज़रूर से वो मोटा होगा। मैंने दोस्तों स्लीप के ऊपर भी एक एपिसोड किया है, ज़रूर से उसको देखिएगा। लास्ट, आपके बच्चे को हर दिन 60 मिनट्स 1 घंटा खेलना कंपलसरी है, नॉट नेगोशिएबल है। उसे अगर 1 घंटा पढ़ाई कम करेगी चलेगा, लेकिन नहीं खेलेगा वो नहीं चलेगा। मोटापे के लिए भी अगर आपका बच्चा खेलता है, आप देखिएगा उसकी लाइफस्टाइल पे डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, फिजिकल मूवमेंट उसके गट के डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में, उसकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं व्हेन योर बॉडी मूव्स योर ब्रेन ग्रूव्स। तो दोस्तों, अगर वो 1 घंटा कम पड़ेगा चलेगा, लेकिन खेलना तो कंपलसरी है। जो उसे पसंद हो, कंपाउंड में जाके खेलना है दोस्तों के साथ, ग्रेट। स्पोर्ट खेलना है, ग्रेट। दौड़ना है, स्विम करना है, जो करना है, लेकिन 1 घंटा नॉट निगोशिएबल है। अगर उनको फ्रेंड्स के साथ खेले तो इवन बेटर, उसको लाइफ के लेसन्स भी मिलेगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी मिलेगी। आज की दुनिया में बिकॉज ऑफ हमारा गिल्ट, हमारे बच्चे सोशल मीडिया, गैजेट्स में, टीवी में, वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, वो भी अलाउड है, लेकिन 1 घंटा फिजिकल प्ले इज कंपलसरी। आपके बच्चे को भी एडुकेट करिएगा कि 0 से लेके 17, 18, 20 साल तक उसकी ब्रेन ग्रो करती है, उसका मसल ग्रो करता है, उसकी बोन हेल्थ ग्रो करती है, उसका पूरा बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये सब के डेवलपमेंट के लिए मूवमेंट, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन में मैं सिर्फ आपसे प्रिंसिपल्स की बात करूंगा। इस प्रिंसिपल में 2 आपके बच्चे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 2 आपके बच्चे के विलन हैं। पहले फ्रेंड्स की बात करते हैं। आपके बच्चे का सबसे बड़ा फ्रेंड प्रोटीन है। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज उसकी मसल ग्रोथ हो रही है, बोन ग्रोथ हो रही है, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बन रही है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, आपके बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा खिलाइए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी चलेगा, लेकिन प्रोटीन को वेरी क्लोजली मॉनिटर करिए, इंश्योर करिए उसके हर मील में, चाहे नाश्ता हो, लंच हो, शाम का स्नैक हो, डिनर हो, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड प्रोटीन है। इसका दूसरा भी एडवांटेज है, जब आपके बच्चे के खाने में प्रोटीन ज़्यादा होगा, वो रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि ब्रेड, मैदा, बिस्किट, रोटी, पराठा कम खाएगा, जो आपको चाहिए। दूसरा आपका फ्रेंड है घी। हाँ दोस्तों, फैट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे बच्चा आपका ग्रो करता है, उसके गुड फैट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आजकल मैं देखता हूँ हमारे खाने में से घी चला गया है और तेल आ गया है। हम ऑलिव ऑयल खाते हैं लेकिन घी नहीं खाते। आपके बच्चे का दूसरा फ्रेंड है घी। घी सिर्फ न्यूट्रिशन में काम नहीं करता है, इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है जो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी सब में काम करेगी। और घी का और एक एडवांटेज है, जब आप अच्छे फैट को आपके बच्चे के खाने में इनकॉर्पोरेट करेंगे, चाहे वो घी हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, थोड़ा बहुत मस्टर्ड ऑयल हो, थोड़ा बहुत ग्राउंडनट ऑयल हो, ये आपके बच्चे को फुलर भी रखेगी। क्यों? क्योंकि घी हाई कैलोरिक होती है। 1 ग्राम ऑफ घी में 9 कैलोरीज है। अगर आपके बच्चे की डाइट प्रोटीन और घी या गुड फैट्स में हाई है, इनवेरियबली आप देखिएगा उसको कार्ब्स, जो कि प्रोसेस्ड होते हैं, रिफाइंड होते हैं, वो कम खाएगा। उसके 2 एनीमीज की बात करते हैं। सबसे बड़ा एनीमी शुगर, शुगर, शुगर और चीनी।
क्यों दोस्तों? शुगर का एक बहुत यूनिक चीज है, हमको सबको शुगर पसंद है। शुगर एक हैबिट फॉर्मिंग मॉलिक्यूल है। ये शुगर ही है जिसकी वजह से आगे जाके आपका बच्चा आपकी तरह बोलेगा मुझे तो स्वीट टूथ है। नहीं दोस्तों, आपके बच्चे को स्वीट टूथ नहीं है, आपके बच्चे को शुगर का एडिक्शन है, शुगर की हैबिट है। जैसे गैम्बलिंग की होती है, अल्कोहल की होती है, वैसे आपके बच्चे को बड़े होके शुगर की आदत लग जाएगी। एंड जैसे कोई भी चीज़ की जब आदत लग जाती है और फिर हम उसको कम करने की ट्राई करते हैं, एक रिवर्सल होता है। हमारा बॉडी वो करने ही नहीं देता, हमारा ब्रेन वो करने ही नहीं देता, इसीलिए आगे जाके इस आदत को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। हम लोग कोई स्वीट टूथ के साथ बॉन्ड नहीं होते हैं, हमें शुगर की आदत लग जाती है। तो आपके बच्चे को शुगर से ज़रूर बचाइए, ये बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस है। शुगर अगर आप देखेंगे तो 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज की हमने बात की, ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए यूज़ करता है। एक्सेस ग्लूकोज जाके मसल लिवर में स्टोर हो जाएगा या फैट सेल में हो जाएगा। जो 50% शुगर में फ्रुक्टोज होता है, इसका मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में होता है और यहाँ ये लिवर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके बच्चे के लिए बहुत 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 ज़्यादा खराब है। 1980 के पहले बच्चों में कभी लिवर फैट नहीं देखा गया। जो लिवर फैट की बीमारी थी ये सिर्फ अल्कोहलिक्स में देखी गई। 1980s के बाद आस्ते आस्ते बच्चों में लिवर फैट देखा गया। बच्चों को एक डिजीज़ आने लगी जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। ये डिजीज़ जो अल्कोहलिक्स थी आज बच्चों में देखी गई है। 4 में से 1 बच्चे को नेफल्डी है और 50% मोटे बच्चे को नेफल्डी है। आज वर्ल्ड में लिवर ट्रांसप्लांट का नंबर 1 रीज़न है लिवर फैट, नेफल्डी, जो आगे जाके सिरोसिस हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, चीनी से आपके बच्चे को बचा के रखे। इसलिए मैं चीनी को तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आज के वर्ल्ड में आपका बच्चा चीनी तो खाएगा। आपके हाथ में एक चीज़ है, ये सब चीज़ को आपके घर पे मत लाइए। कुकीज़ हो गई, बिस्किट हो गई, कपकेक्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट हो गई, कैंडी हो गई, लॉलीपॉप हो गई, आइसक्रीम के टब्स हो गए, इसको ला के फ्रिज में मत भरिए। आप जब सुपरमार्केट में जाएंगे, फ्रूट जूस के ऊपर बाई 1 गेट 1 फ्री, बिस्किट बाई 3 गेट 1 फ्री, चॉकलेट्स बाई 2 गेट 1 फ्री, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको डील दिखती है, आप जाके इसको खरीद लेते हैं। एक बार ये आपके घर के अंदर में आ गया, ये जाएगा आपके बच्चे के पेट में। ये सारा गार्बेज, ये सारी चीनी उसके ही पेट में जाएगी, उसको मोटा बनाएगी, लिवर फैट कन्वर्ट होगा, आपके बच्चे को नेफल्डी होगा। शुगर से भी और एक बड़ा एनिमी है, मैं दूसरे एनिमी में अभी गया भी नहीं हूँ। शुगर का बाप वो है लिक्विड शुगर। हाँ दोस्तों, लिक्विड शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये स्टमक में जाएगा एकदम फास्ट, डाइजेस्ट भी फास्ट होता है, अब्जॉर्ब भी फास्ट होता है। आपके बच्चे को एक मैसिव ग्लूकोज स्पाइक होगा। जब ये ग्लूकोज स्पाइक होता है, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और जब ये भूख लगती है उसको वापस शुगरी सब्सटेंस ही चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, लिक्विड शुगर को तो जहां तक हो सके अवॉइड ही करिए। क्या लिक्विड शुगर? मेरा सबसे बड़ा लिक्विड शुगर दुश्मन है फ्रूट जूस। वो टेट्रा पैक फ्रूट जूस जो आपको सुपरमार्केट में मिलते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, चीनी है, थोड़ा सा फ्रूट जूस का कॉन्सेंट्रेट है। मत लाइए। कोला घर पे मत लाइए, मैंगो ड्रिंक्स घर पे मत लाइए, एनर्जी ड्रिंक्स घर पे मत लाइए, घर पे वो कोल्ड कॉफ़ी में एक्स्ट्रा चीनी डाल के मत बनाइए, फ्रूट स्मूदी बनाना बंद कर दीजिए। ये सारा लिक्विड शुगर है। अगर आपके बच्चे को चाहिए दूध में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, ज़्यादा चीनी मत डालिए, क्योंकि ये लिक्विड शुगर का यही बड़ा प्रॉब्लम है। प्लीज़ स्कूल जाने के पहले अपने बच्चे को दूध में वो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स मत दीजिए, द प्लान, द लिक्स एंड द वीटास वाला, वो सिर्फ चीनी है। हो सके तो चीनी भी कम लाइए, बट लिक्विड चीनी तो लाइए ही मत। अगर आपके बच्चे को कुछ लिक्विड ही चाहिए तो दूध दीजिए, छाछ दीजिए। क्यों ये लिक्विड ड्रिंक्स दे रहे हैं? ये आपके बच्चे को ना जस्ट मोटा बना रहा है बट खोखला भी बना रहा है। आपके बच्चे का दूसरा एनिमी है पैकेज फूड, जो पैकेट में आते हैं। मेरा एक प्रिंसिपल है, एनीथिंग विच इज इनसाइड द पैकेट उसको अवॉइड करिए। जैसे जैसे हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा, फैक्ट्रियों में लोगों को जॉब मिलने गई, सैलरी मिलती गई, टाइम कम होते गया, कन्वीनियंस आ गया। इस कन्वीनियंस का ये जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है उसने बहुत बड़ा फायदा बनाया। अगर आप बहुत पुराना जाएंगे तो आप देखेंगे ये सारी फूड कंपनीज को एक टाइम में टोबैको कंपनीज ने खरीद लिया था, सिगरेट कंपनीज ने खरीद लिया था, जिनको ये समझ थी कि
कोई भी प्रोडक्ट को हम एडिक्टिव कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने ये सारा साइंस पैकेज फूड्स में डाल दिया। अगर आप पैकेज फूड्स देखेंगे, चाहे वो चिप्स हुआ, चाहे वो कुरकुरे हुए, चाहे वो भुजिया हुआ, कोई भी फॉर्म ऑफ पैकेज गुड्स देखेंगे, उसमें 2-3 चीज ये फूड कंपनीज करती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट को निकाल देती है, फिर उस फूड को फ्राई करती है एकदम सस्ते तेल में, पाम ऑयल में या हाइड्रोजनेट ऑयल में। इसमें मैदा मिलाती है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर होगा, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसको इस पैकेट में 2 चीज़ चाहिए। इस पैकेट में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स चाहिए और दूसरा बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ चाहिए, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाते हैं। ये लोग इतनी सारी फ्लेवर्स, इतना कलरफुल पैकेट करते हैं कि आपका बच्चा इनवेरिएबली जाके वो खरीदेगा। वो 10 रुपए के चिप्स, वो 20 रुपए का भुजिया, वो 10 रुपए की बिस्किट। अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इतना पुअर है, ये भी मेरे लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अगेन प्रिंसिपल सेम है, इसको घर पे मत लाइए। अगर उसको चाहिए, फ्रिक्शन क्रिएट करिए, बाहर जाने दीजिए। यही है जब वो जेप्टो और ब्लिंकिट पे ऑर्डर करता है, इसलिए जेप्टो ब्लिंकिट तो बंद ही कर दीजिए। इसी एक चिप्स कंपनी का स्लोगन है, नो वन कैन ईट जस्ट वन। एंड सही बात है, एक बार आपने वो चिप्स खा ली, बहुत डिफिकल्ट 1 या 2 चिप्स खाना। उसके पैकेट के पीछे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या लिखा होगा, सर्विंग साइज 5 चिप्स या 10 चिप्स। कौन 5 या 10 चिप्स में मान सकता है? बेस्ट है मत लाइए। लास्टली दोस्तों मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत एपिसोड्स किए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं बोलता हूँ कि आपके बच्चे को फूड लेबल पढ़ना सिखाइए, आप भी सीखिए। जब आप फूड लेबल पीछे में जाएंगे, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, फूड मार्केटिंग कंपनीज, ये बताने के लिए कि उनका फूड हेल्दी है। जो फ्रंट ऑफ द पैकेजिंग में वो फ्रूट्स के पिक्चर लगाएंगे, या बोलेंगे इसमें इतना प्रोटीन है, या बोलेंगे इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपको लगेगा ये हेल्दी है। लेकिन जब आप इस फूड लेबल को पीछे से पढ़ेंगे, 3-4 चीज़ पे गौर करिएगा। एक, इसमें कितनी कैलोरीज है। अगर इसमें ज़्यादा कैलोरीज है मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज अंदर जाके आपको मोटा बनाएगी। दूसरा, इसका कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, बिकॉज ये पैकेज गुड फॉर्म में ये सारा कार्बोहाइड्रेट एक रकम से ग्लूकोज ही है, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करेगा, क्रैश करेगा, आपके बच्चे को हंगरी बनाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा फैट है, 50, 60, 70%, आपको पता है ये आपके बच्चे के लिए नहीं है। तीसरा, वो आपको दिखाएंगे एडेड शुगर, वो ये बताएंगे कि भाई इसमें एडेड शुगर 0 है, उसको छोड़िए, आप फोकस करिए टोटल शुगर के ऊपर और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। क्योंकि शरीर के अंदर शुगर तो शुगर है, चाहे वो एडेड हो या पहले से उसमें मिलाई हुई हो। तो दोस्तों यही बोलूँगा कि आपके बच्चे की सेहत आपके हाथ में है। आपका बच्चा अगर मोटा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है, और आप ही आपके बच्चे को इस मोटापे से बचा भी सकते हैं, उसका मोटापा कम भी कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। मैं चाहता हूँ ये एपिसोड आप जितना व्हाट्सएप में आपके फैमिली ग्रुप में शेयर कर सके, प्लीज़ शेयर करिए। चाइल्डहुड ओबेसिटी हमारे देश को खोखला करते जा रहा है। हमें आज नहीं रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे ये मोटे ही रहने वाले हैं, ये डायबिटिक भी बनेंगे, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होगा, इनको सारी डिजीजेस बहुत जल्दी आएगी। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इसका फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत हाई है। जब ये बच्चे हैं, ये बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, उनके सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। और बच्चे मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि आपका ब्रेन उसे सिग्नल नहीं दे पाता है कि यार कम खाओ। और प्रकृति इसमें, एक टाइम में फैट वॉज गुड फॉर यू, आज फैट बैड है, तो पूरा कायनात जुड़ जाती है आपके बच्चे को मोटे बनाने के लिए। ये सब में आपका बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, या आपका बच्चा 3 साल तक का है, या आपका बच्चा 3 से लेके 19 साल तक का। आपके पास बहुत सारे वेज है जिससे आप आपके बच्चे में ये मोटापा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं मिलके इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी को कम करते हैं। और एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर से मैं निवेदन करूंगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, प्लीज़ ओबेसिटी को डिजीज़ डिक्लेयर करें। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतने बेटर एपिसोड्स में बना पाऊँगा। और फ्यूचर में मैं अपने पॉडकास्ट में गेस्ट्स को भी लाना चाहता हूँ, तो अगर मेरे नंबर्स बढ़ेंगे तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को मेरे पॉडकास्ट में लाना चाहता हूँ, ताकि मेरे और आपकी हेल्थ बढ़े। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। थैंक यू दोस्तों।